नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 12 और 13 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम हाल बोलते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाज रिसेंटली अपग्रेडेड टू विच स्टेटस इन अक्टूबर 2024। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को नवरत्न की श्रेणी से ऊपर उठाकर उसको महारत्न डिक्लेयर कर दिया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एसएससी डीएसएसबी अपने आने वाले पेपर्स में आरआरबी एनटीपीसी आपसे ये पूछेंगे कि रिसेंटली भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, इस समय भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं और जो 14वीं कंपनी बनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसका जो फाइनल अप्रूवल था, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है उनके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अगर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए तो यह एक पब्लिक कंपनी है और स्पेशली जो मिनी रत्न है, नवरत्न है या फिर महारत्न स्टेटस होता है वो पब्लिक कंपनीज को ही दिया जाता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 22 दिसंबर 1940 को एज ए हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में हुआ था। बाद में 1964 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कर दिया गया और तब से ये इसी नाम से कंपनी चल रही है। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में है। और इसके जो एमडी और चेयरमैन है इनका भी नाम याद रखिएगा, ये ट्रेंड में है महारत्न कंपनी और आपसे 100% जो है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो डीके सुनील ये जो है कि इसके एमडी और चेयरमैन है, ये भी नाम याद रखिएगा। अब दोस्तों यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर महारत्न स्टेटस होता क्या है। तो देखिए, भारत में क्या है कि जितनी भी पब्लिक कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियां, पहले उनको एज ए नवरत्न या फिर मिनी रत्न की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था मिनी रत्न और नवरत्न का, ये 1997 में आया था। फिर क्या हुआ कि 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें अपग्रेडेशन किया और एक बड़ी कैटेगरी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा महारत्न। और महारत्न के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखा दोस्तों कि कौन सी कंपनी महारत्न कहलाएगी, तो उसका लिए पहला कंडीशन है कि वो ऑलरेडी नवरत्न होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट होनी चाहिए। और उसका तीसरा जो कंडीशन है दोस्तों महारत्न कंपनी बनने का, कि पिछले 3 सालों से कंपनी का जो लगातार एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए। साथ ही एनुअल नेट वर्थ कंपनी का पिछले 3 सालों से लगातार 15,000 करोड़ होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट कंपनी का पिछले 3 सालों से लगातार 5,000 करोड़ रुपीस होना चाहिए। तो जो भी कंपनी, पब्लिक कंपनी इस क्राइटेरिया को पूरी करेगी उसको महारत्न का स्टेटस दे दिया जाएगा। तो रिसेंटली अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। उससे पहले हमारे पास 13 और महारत्न कंपनियां थी, इनका यहां पे लिस्ट देख लीजिए दोस्तों। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी नाम सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, पावर ग्रिड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, इसके अलावा पीएफसी जो फाइनेंस पावर कॉर्प है, और इंडियन ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये 13 कंपनीज पहले से थी, एक इसमें ऐड हुई है, उसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एसएससी डीएसएसबी अपने आने वाले एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 9 अक्टूबर को टाटा ट्रस्ट के जो हेड थे रतन नवल टाटा, उनका डेथ हो गया था।
तो उसके बाद से जो टाटा सन्स ग्रुप और उसका जो ट्रस्ट है उसका नया उत्तराधिकारी कौन बनेगा, काफी दिनों से इस पर बात चल रही थी। और रिसेंटली उसी रतन नवल टाटा के जो सौतेले भाई हैं उनका नाम है नोएल टाटा, इनको अपॉइंट कर दिया गया है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये देखिए नोएल टाटा है और ये रतन टाटा इंडियन बिजनेस टाइकून, इंडिया के बिजनेस को एक लेजेंडरी लेवल पे पहुंचाए, साथ ही अपनी ह्यूमैनिटीज के कारण पूरे समाज में एक लोकप्रिय रहे। तो रतन नवल टाटा के डेथ के बाद टाटा सन्स ग्रुप जो है और टाटा ट्रस्ट जितने भी हैं उनके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम नोएल टाटा। दोस्तों अगर नोएल टाटा की बात करें तो ये नवल और सिमोन टाटा के पुत्र हैं और रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। और बिल्कुल याद रखिएगा ये भी कंपनी में काफी दिनों से काम कर रहे थे। अब रतन टाटा के मरने के बाद हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे कि रतन टाटा की जो लिजेसी थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी या फिर ह्यूमैनिटीज से लेकर उन्होंने जो समाज में अच्छे अच्छे काम किए थे उसी को नोएल टाटा भी आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टेनिस स्टार रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, यानी कि कौन सा टेनिस स्टार ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। अब उसने कह दिया है कि अब इंटरनेशनल टेनिस में नहीं खेलूंगा। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, राफेल नडाल, बड़ा नाम है दोस्तों। एक समय हमेशा न्यूज़पेपरों में न्यूज में यही छाया रहता था क्योंकि ये बहुत सारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं। तो राफेल नडाल कहां से बिलोंग करते ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, स्पेन नामक कंट्री के स्टार खिलाड़ी थे और इन्होंने फिलहाल अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। इन्होंने अपने पूरे करियर में दोस्तों 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है कि पूरे साल में जो 4 अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं टेनिस से रिलेटेड बड़े टूर्नामेंट, जैसे उसमें यूएस ओपन आता है, इसके अलावा फ्रेंच ओपन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है और एक आता है विंबलडन जो कि ब्रिटेन में होता है। तो ये 4 जो टूर्नामेंट होते हैं इन्हीं को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है और चारों को जीतने वाला ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी बोला जाता है। तो 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता दोस्तों अपने पूरे करियर में। और एक इन्होंने इनके साथ एक और चीज ऐड है, गोल्डन स्लैम या गोल्डन ग्रैंड स्लैम। गोल्डन ग्रैंड स्लैम उन जो टाइटल होता है दोस्तों उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपने करियर में ये 4 अलग अलग जो ट्रॉफीज होती हैं इससे रिलेटेड टेनिस से ग्रैंड स्लैम वाली उसको जीते, साथ ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत ले। तो अब तक कुछ खिलाड़ी इस कैटेगरी में हैं जो कि गोल्डन स्लैम वाले कैटेगरी में आते हैं, तो राफेल नडाल भी उनमें से है। ये देखिए राफेल नडाल की इमेज है और बहुत पॉपुलर खिलाड़ी थे दोस्तों। एक समय था जब इनके सामने कोई नहीं टिकता था, अब उम्र हो गई है तो 36 साल की एज में इन्होंने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वोन द 2024 नोबेल पीस प्राइज। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अक्टूबर 2024 में 2024 के नोबेल प्राइजेस अनाउंस हो रहे हैं। हमने कई सारे के अलग अलग कैटेगरीज के नोबेल प्राइजेस की बात कर लिया था। आज हम लोग पीस वाली कैटेगरीज की बात करेंगे कि शांति के लिए 2024 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंडांक्यो, तो इसको दिया गया है दोस्तों। निहोन हिंडांक्यो की बात करें तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था 10 अगस्त 1956 को किया गया था और इसका मेन जो फोकस है दोस्तों वो इस पूरी धरती से एबोलिशन करना है न्यूक्लियर वेपन्स का या परमाणु हथियारों का। क्योंकि आपको पता है दोस्तों जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु आक्रमण को झेला था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 2 बार उसके नागासाकी और हिरोशिमा नामक शहरों पर परमाणु बम गिराया था। उसके बाद से अब तक किसी भी देश ने किसी अन्य देश पर परमाणु अटैक नहीं किया है। तो जब ये जापान में अटैक हुआ था तो आज तक उसका जो है कि प्रभाव वहां के रहने वाले लोगों पर पड़ता है, चाहे वो विकलांगता के रूप में हो चाहे किसी अन्य रूप में हो। तो इसलिए इस संस्था ने 1956 में जब अपना फॉर्मेशन किया तभी से इनका मेन फोकस है कि हम इस पूरी धरती को परमाणु हथियार विहीन बनाएंगे ताकि दोबारा नागासाकी और हिरोशिमा जैसी त्रासदी ना हो सके। इसी को प्रमोट करते हुए इस बार की जो नॉर्वेयन नोबेल कमेटी है, नॉर्वे की जो नोबेल समिति है, उन्होंने जापान की इस संस्था को रिकमेंड किया है या फिर कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज दिया है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। और
इसको वहाँ की लोकल भाषा में हिबकुशा भी कहते हैं, तो ये भी इसका नाम याद रखिएगा। जो ये निहोन हिंडांग क्या है, इस संस्था को वहाँ पर हिबकुशा के नाम से भी जाना जाता है। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो कल यानी कि 13 अक्टूबर को। बिल्कुल याद रखिएगा 13 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण जोखिम जो दिवस है उसको हम लोग मनाते हैं। और इस डे को शुरुआत किया था मनाने का 1989 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने पहली बार इसको शुरू किया था और तब से लगातार मनाया जा रहा है। इस बार की थीम बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इस डे की इस बार की थीम है एजुकेशन एज अ लाइफ लाइन फॉर यूथ इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में युवाओं के लिए शिक्षा एक जीवन रेखा के समान है। भारत में भी आपदा निवारण के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों NDRF, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स। और ये जो फोर्स है NDRF, ये 19 जनवरी 2006 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इस फोर्स का जो मोटो लाइन है वो भी बिल्कुल याद रखिएगा, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी PDF आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल आप अपडेट रहिए हमारे रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियोस पे कमेंट करिएगा, ताकि हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे सेशन लेकर आते रहे। जय हिंद दोस्तों।